मोहित अहरवार और आज का अपना टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। देखिए, इसके पहले मैंने आपको बता दिया था कंप्लायंस। अब अपन देखने वाले हैं किस तरह से रेस्पिरेटरी गैसेस एल्विलाई में आते हैं, एल्विलाई से किस तरह से ब्लड में जाती हैं और फिर ब्लड के थ्रू अपन के टिश्यू तक पहुंचती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि एल्विलाई से अगर ब्लड में आना है, ये ब्लड वेसल्स हैं, ये एल्विलाई है, तो इससे इसमें आना है तो इधर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिस मेम्ब्रेन से क्रॉस होते हैं। तो कुछ पार्ट आ जाता होगा अपन का एल्विलाई का और कुछ पार्ट आ जाता होगा अपन की ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियम का। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन अपन पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा क्या होता है, एक्सचेंज किस तरह से होता है। तो देखते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन होती है जिसके जो क्रॉस करके ब्लड में जाता है, एल्विलाई से ब्लड में जाता है अपन का ऑक्सीजन, तो उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस टेक प्लेस बिटवीन एयर एंड ब्लड। तो एयर और ब्लड के बीच जिस मेम्ब्रेन के थ्रू जो एक्सचेंज होता है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। फॉर्म्ड बाय एपिथेलियल ऑफ रेस्पिरेशन यूनिट एंड एंडोथेलियम ऑफ पल्मोनरी कैपेसिटी। तो ये अपन की एल्विलाई हो गई और अपन की ब्लड वेसल्स, तो इसका क्या हो जाएगा अपन का, तो फॉर्म बाय एंडोथेलियम ऑफ रेस्पिरेशन यूनिट एंड एंडोथेलियम ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी। इसका मतलब है कि जो अपन की एल्विलाई होती है उस रेस्पिरेटरी यूनिट मतलब क्या होता है, एल्विलाई, तो एल्विलाई के एंडोथेलियम जो एपिथेलियम है और अपन की ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम। ठीक है, एल्विलाई की क्या हो जाएगी एपिथेलियम और इसकी हो जाएगी एंडोथेलियम, इनको मिलकर बना होता है अपन की क्या, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। पार्ट्स देखते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले होता है एल्विलर पार्ट। तो एल्विलर पार्ट में मैंने आपको बता ही दिया है, लेयर ऑफ सरफेक्टेंट, तो इसमें क्या होती है, 4 लेयर से मिलकर बना होता है। ठीक है, थिन लेयर ऑफ एल्विलर फ्लूइड, लेयर ऑफ एल्विलर एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्विलर एपिथेलियम। तो ये 4 लेयर होती हैं। उन दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरस्पेशियल स्पेस होता है और फिर होता है कैपिलरी मेम्ब्रेन का पार्ट। तो बेसमेंट ऑफ कैपिलरी एंडोथेलियम और क्या होता है अपन का, बेसिलरी कैपिलरी एंडोथेलियम, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाएगी उसकी और फिर आ जाएगा अपन कैपिलरी एंडोथेलियम। तो अपन डायग्राम में देख लेते हैं, ये दिख रही होगी आपको कैपिलरी एंडोथेलियम, फिर उसका ये बेसमेंट वाला पार्ट। ठीक है, फिर अपन का क्या आ जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस आ जाएगा, एल्विलर पार्ट आ जाएगा, फ्लूइड लेयर आ जाएगी और सरफेक्टेंट वाला पार्ट आ जाता है। तो ये रही अपन की रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, समझ में आ गया। सरफेक्टेंट की लेयर थी, एल्विलर फ्लूइड की लेयर थी और उसकी एपिथेलियम वाली थी और फिर उसके बाद इसकी भी क्या हो जाएगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाएगी। 1 2 3 और ये आ जाएगी अपन की बेसमेंट वाला पार्ट, फिर इसके बाद एक और बेसमेंट वाला पार्ट, उन दोनों के बीच में इंटरस्टिशियल वाला पार्ट और एक ये मेम्ब्रेन आ जाएगी अपन की एंडोथेलियम। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल्स वाला पार्ट है और ये एल्विलाई वाला पार्ट है। इतना समझ आ गया। अपन देखते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है, जिसकी थिकनेस कितनी होती है, 0.1 माइक्रोन तक होती है और इसका जो सरफेस एरिया होता है कितना होता है, 70 मीटर स्क्वायर। अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा वो किस तरह से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो अपन देखेंगे। ठीक है, डिफ्यूजन कैपेसिटी। डिफ्यूजन कैपेसिटी क्या होती है, किसी भी गैस का उस मेम्ब्रेन के आर पार जाना क्या कहलाता है, उसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी, डिफ्यूज होना। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज थ्रू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ईच मिनट फॉर अ प्रेजेंस प्रेशर ग्रेडियंट पर mm ऑफ Hg। तो अलग अलग गैसेस के लिए, जैसे कि ऑक्सीजन के लिए अलग हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अलग हो रही है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज़्यादा होती है डिफ्यूजन कैपेसिटी। डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन 21 ml पर मिनट पर mm ऑफ Hg और डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ CO2 कितनी है, 400 ml पर मिनट पर mm ऑफ Hg, मतलब 20 गुना किसकी होती है, CO2 की होती है, किससे, ऑक्सीजन से। ठीक है, फैक्टर देखते हैं अपन डिफ्यूजन कैपेसिटी को अफेक्ट कौन कौन से करते हैं। सबसे पहले प्रेशर ग्रेडियंट। तो जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट रहेगा, प्रेशर ग्रेडियंट देखा ना, जितना ज़्यादा, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट भी अफेक्ट कर रहा है, तो जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा क्या रहेगा अपन का, डिफ्यूजन कैपेसिटी रहेगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ग्रेडियंट की। मेजर फैक्टर जो क्या करता है, डिफ्यूजन कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन फ्लूइड मीडियम। तो जितनी ज़्यादा अपन की सॉल्युबल रहेगी गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल होती है, तो इस वजह से क्या रहेगा, उसका डिफ्यूजन कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। सरफेस एरिया का मैंने अभी बताया था 70 मीटर स्क्वायर तक अभी बताई थी ना। तो जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा क्या रहेगा, डिफ्यूजन हो पाएगा, उतनी ज़्यादा जगह मिल पाएगी डिफ्यूज होने के लिए। जैसे एक मेम्ब्रेन ये है और ये कितना है, तो इसमें ज़्यादा जगह मिल पाएगी और इसमें बहुत कम मिल पाएगी। तो इस तरह से ये सरफेस एरिया भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस जो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मॉलिक्यूलर वेट के। जो अपन की डिफ्यूजन कैपेसिटी है वो इनवर्सली, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना कठिनाई से निकलेगा इस मेम्ब्रेन से। ठीक है, बड़ा मॉलिक्यूल बहुत कठिनाई से निकल रहा है जबकि छोटा मॉलिक्यूल बहुत ईजिली निकल जाएगा। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर वेट भी डिपेंड करता है किसका ज़्यादा है किसका कम है, तो वो भी डिफ्यूजन कैपेसिटी को इफेक्ट करता है। ठीक है, थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो अगर थिकनेस बहुत ज़्यादा है तो भी बहुत कम डिफ्यूज हो पाएगी गैस। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस
कंडीशन लाइक फाइब्रस एंड फाइब्रोसेट एंड एडिमा डिफ्यूजन रेट रिड्यूस। तो फाइब्रोसिस अगर हो गया, जैसे फाइब्रो जो अपन की मेम्ब्रेन है उसमें और कोई फैक्टर का जमा हो गया तो फिर डिफ्यूजन बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो फाइब्रोसिस और फाइब्रस हो गई अगर मेम्ब्रेन, या फिर क्या हो गया इडीमा, तो क्या हो जाएगा उसकी रेट जो हो जाएगी डिफ्यूजन की रेट वो बहुत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि थिकनेस इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर क्या हो जाएगी एक लेयर सी आ जाती है, ये लेयर टाइप की आ जाएगी। तो ये फाइब्रोसिस हो रहा है, अब डिफ्यूजन बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस कंडीशन लाइक फाइब्रोसिस एंड एडिमा डिफ्यूजन रेट रिड्यूस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन थिकनेस, ठीक है। अब इसको एक फॉर्मूला के टाइप में मैंने बता दिया था, शॉर्ट टाइप में। डिफ्यूजन कैपेसिटी जो होती है प्रेजेंस ऑफ ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, सरफेस एरिया के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल थी, और एक और की थी क्या था अपन का सरफेस एरिया था, ये सरफेस एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगी अपनी सॉलिबिलिटी। तो ये वाला जो फैक्टर है वो किसके लिए, सॉलिबिलिटी, और ये सरफेस एरिया के लिए, और ये वाला पार्ट है मॉलिक्यूलर वेट और थिकनेस, ठीक है। तो ये रही अपन की मेम्ब्रेन, और मैंने आपको डिफ्यूजन कैपेसिटी बता ली है, उसके फैक्टर कौन कौन से फैक्टर थे ये बता दिए, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।